हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है सिंटैक्स से रिलेटेड। और सिंटैक्स क्या होता है, जिसमें आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उसमें कुछ एरर होते हैं और हमें उसी एरर को करेक्ट करना होता है। तो आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कुछ एरर रहता है और 4 में से आपको केवल 2 ही सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं, तो 4 में से केवल 2 को ही करेक्ट करना होता है। और अगर देखा जाए तो ये जो सिंटैक्स टॉपिक है, ये पूरे ग्रामर में सबसे लार्ज टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है सिंटैक्स। इसमें आप पूरा ग्रामर ही आपको पढ़ना होता है। और अगर आप पूरे सिंटैक्स टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पूरे डिटेल में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सिंटैक्स का भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पूरा सिंटैक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप इन शॉर्ट आप चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को तैयार कर लें कि हमारे एग्ज़ाम में जो 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से 2 को हम करेक्टली उसको सॉल्व कर पाएँ, तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चंस लिए हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। अगर आपने इन सभी को समझ लिया, इन 15 क्वेश्चन को समझ लिया, तो ये श्योर है कि जो 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव एन 1 रुपी नोट। आई हैव एन 1 रुपी नोट, मेरे पास एक 1 रुपये का नोट है। तो आई हैव एन 1 रुपी नोट, इस सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना है कि इसमें एरर क्या है। तो आई के साथ यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है, आई हैव, तो आई के साथ हैव ही यूज़ होता है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसमें तो कोई एरर नहीं है। 1 रुपी नोट, 1 है इसलिए यहाँ पे रुपी आया, रुपीज़ नहीं आया है, तो यहाँ भी कोई एरर नहीं है। और क्योंकि एक एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है नोट के लिए, 1 रुपी, तो इसमें एस नहीं होना चाहिए। तो 1 रुपी नोट, यहाँ भी कोई एरर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा, केवल इसमें एन बचा हुआ है। आई हैव एन 1 रुपी नोट, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आर्टिकल का एरर है इसमें। फ्रेंड्स, आप लोग स्टार्टिंग से ये पढ़ते आए हैं कि ए और एन का यूज़ आप कैसे करते हैं। कोई भी वर्ड अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है, अगर कोई वर्ब वॉवेल से स्टार्ट होता है तो आप क्या करते हैं, इसके पहले एन का यूज़ करते हैं। अगर कोई भी वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है तो आप उसके पहले एन का यूज़ करते हैं, और जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए का यूज़ करते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा ही केवल सोच के चलेंगे तो आप कई जगहों पे मिस्टेक कर देंगे। इसमें देखिए, हमें इंग्लिश के वॉवेल्स नहीं देखने होते हैं, हमें हिंदी का स्वर देखना होता है। अगर आपको ए और एन का यूज़ करना है किसी भी नाउन के पहले, तो सबसे पहले आपको उस नाउन को बोल के देखना होगा। पहले उसको आप बोल कर देखिए, क्या उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब उसके पहले एन का यूज़ होना चाहिए। तो इसमें फ्रेंड्स, हमें इंग्लिश के वॉवेल्स नहीं देखने होते, हमें हिंदी का स्वर देखना होता है। तो अगर हम इसमें 1 को प्रोनाउंस करते हैं, ओ एन ई, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ओ एन ई, इसको पढ़ते हैं 1। ओ एन ई को क्या पढ़ते हैं, 1, और इसका स्टार्टिंग किससे हुआ, वा से हुआ, वा। तो वा यहाँ पे कोई भी वॉवेल नहीं है, हिंदी का वॉवेल नहीं है वा, इसलिए इसके पहले एन नहीं होना चाहिए बल्कि ए होना चाहिए। तो अगर आपको किसी नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का यूज़ करना है, उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस नाउन को प्रोनाउंस करके देखेंगे। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे हो गया यूनियन हो गया, मान लीजिए यूनियन, UNION, मान लीजिए यूनियन हो गया। तो यूनियन को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से, या पे ऊ की मात्रा है यू से, और या यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं है। तो यूनियन ये भले ही यू से स्टार्ट है, इंग्लिश के वॉवेल यू से स्टार्ट है, लेकिन फिर भी इसके पहले हम ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरह से देखिए, अगर ऑनेस्ट लिखा गया है, ऑनेस्ट, तो आपको पता है कि इसमें एच साइलेंट होता है, इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ऑनेस्ट, इसको हम कहते हैं ऑनेस्ट। अब ये अ से स्टार्टिंग हो रहा है, और अ क्या है, एक स्वर है हिंदी का, इसलिए ऑनेस्ट के पहले एन आना चाहिए। तो आई होप आपको अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कब आपको ए का यूज़ करना है और कब एन का यूज़ करना है। आपको सबसे पहले उस नाउन को प्रोनाउंस करके देखना होगा, बोल के देखना होगा। तो यहाँ पे एन के जगह पे क्या होना चाहिए,
ए होना चाहिए। आई हैव अ 1 रुपी नोट, ऐसा होना चाहिए। और इससे रिलेटेड एक और टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे दिया जा सकता है कि आई हैव अ 10 रुपीज नोट। आई हैव अ 10 रुपीज नोट। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आई हैव अ 10 रुपीज नोट, ये सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाए तो आपको इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं नजर आएगा। आई हैव अ 10 रुपीज नोट। कई बार अक्सर ऐसा लगता है सेंटेंस को देख के कि इसमें कोई एरर ही नहीं है। तो देखिए, आप देखेंगे आई के साथ हैव का यूज हुआ है, इसमें तो कोई एरर नहीं है। अ 10 के पहले आ का यूज हुआ है, यहाँ भी कोई एरर नहीं, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन भी ट से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है हिंदी का। तो यहाँ पे ए के जगह पे एन भी नहीं रहेगा, ए यहाँ पे करेक्ट है। रुपीज़, यहाँ पे 10 आया तो 10 के साथ यहाँ पे रुपीज़ आया है, इसमें एस लगा हुआ है, यहाँ भी आपको कोई एरर नहीं नज़र आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा एरर है। यहाँ पे रुपीज़ नहीं बल्कि रुपी ही होना चाहिए। भले इसके पहले 10 आया हुआ है, लेकिन ये 10 रुपीज़ नहीं होगा बल्कि 10 रुपी होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए, यहाँ पे एक नोट की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? एक नोट की। नोट क्या है? एक नाउन है। तो मेरे पास कैसा नोट है? मेरे पास कैसा नोट है? आंसर मिलेगा मेरे पास 10 रुपये का नोट है, और 10 रुपी नोट। तो यहाँ पे और 10 रुपी नोट, जो 10 रुपी है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस नोट के लिए। नोट क्या है? एक नाउन है। यहाँ पे इस नाउन के लिए 10 रुपी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे 10 रुपी होना चाहिए, रुपीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव का सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। एडजेक्टिव जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे 10 रुपये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ से हमें एस को हटाना होगा। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई हैव अ 10 रुपी नोट। यहाँ तक कि अगर यहाँ पे 100 भी रहता है, आई हैव अ 100 रुपी नोट, 100 के बाद भी रुपी होना चाहिए, क्योंकि नोट तो एक ही है। और यहाँ पे 100 रुपी, 10 रुपी, ये सब एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें एस नहीं रहेगा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे, जो कि आई सॉ सम डियर्स इन द फॉरेस्ट। आई सॉ सम डियर्स इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें आई सॉ मैंने देखा, सम डियर्स कुछ हिरनों को, इन द फॉरेस्ट जंगल में, मैंने जंगल में कुछ हिरनों को देखा। तो देखिए, इसमें डियर एक ऐसा नाउन है जिसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, जिसमें एस ऐड नहीं किया जाता है उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे डियर हो गया, शीप हो गया, या फिर फिश हो गया। तो ये सब ऐसे नाउन है जिसको प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डियर्स नहीं, केवल डियर होना चाहिए था। यहाँ पे केवल डियर होना चाहिए था, डियर्स नहीं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते रहते हैं। वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। अब इस सेंटेंस में देखिए, वन का यूज, वन का मतलब कि क्या है? वन का मतलब एक व्यक्ति है। यहाँ पे वन का यूज एक प्रोनाउन के रूप में किया गया है। वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, यानी कि एक व्यक्ति को अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसमें वन क्या है? हमारा एक प्रोनाउन है, और यहाँ पे अपने के लिए हिज का यूज हुआ है। और आपको पता होगा कि अपने के लिए हम हमेशा जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो प्रोनाउन होता है, उसका पॉजिटिव केस यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा आई होता है तो अपने के लिए माई का यूज करते हैं, इसका पॉजिटिव केस। सब्जेक्ट ही होता है तो हिज का यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट यू होता है तो योर का यूज करते हैं। शी होता है तो हर का यूज करते हैं। दे होता है तो दियर का यूज करते हैं, यानी कि उसी प्रोनाउन के पॉजिटिव केस का यूज किया जाता है। तो देखिए, ही के साथ हम अपने के लिए हिज का यूज करते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट वन है, तो वन के साथ वन का पॉजिटिव केस क्या होगा? इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हिज के जगह पे क्या होना चाहिए? वंस होना चाहिए, और इसमें एपोस्ट्रोफी एस भी होना चाहिए। तो यहाँ हिज के जगह पे आपको वंस का यूज करना होगा, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
अब यहाँ पे देखिए यस्टरडे आया हुआ है, यस्टरडे आ सकता है या फिर लास्ट आ सकता है, और उसमें हैज़ या हैव का यूज हुआ रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में ये सेंटेंस बनाया गया होगा। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मैंने कल तुम्हारा लेटर रिसीव किया है। तो देखिए जब यहाँ पे यस्टरडे आ गया तो यस्टरडे हो गया या फिर लास्ट हो गया या एगो हो गया, ये सभी चीज़ें पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स हैं। यस्टरडे, लास्ट, एगो, ये सभी पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स हैं। यस्टरडे अगर आया है तो सेंटेंस हमारा पास्ट में होना चाहिए, बट इसमें हैव का यूज किया गया, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया गया है। तो अगर आप किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे देखते हैं, लास्ट देखते हैं या फिर एगो देखते हैं, तो आपको समझ जाना है कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। तो आपको इसमें से क्या करना है, केवल इस हैव को हटा देना है। और रिसीव्ड का सेकेंड फॉर्म भी रिसीव्ड ही होता है, तो हो जाएगा आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। और अगर किसी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म डिफरेंट होगा तो आपको ये वर्ब भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा होगा। और जब आप हैव को हटाएंगे तो इसके बाद आपको सेकेंड फॉर्म लगाना होगा, क्योंकि रिसीव्ड का सेकेंड फॉर्म भी यही होता है, तो इसमें चेंजिंग नहीं किया गया। तो आप क्या करेंगे, इसमें से हैव को हटा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। जब भी यस्टरडे आएगा, लास्ट आएगा या फिर एगो आएगा, तो सेंटेंस को आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना होगा, क्योंकि ये सभी पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज इनवाइटेड। जेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो एक क्षेत्र के जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जो सम्मानित लोग होते हैं, उनको हम जेंट्री कहते हैं। तो द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज इनवाइटेड। अब ये जो जेंट्री वर्ड है, जेंट्री वर्ड हमेशा ही प्लूरल होता है, ये नाउन का एरर इसमें है। जेंट्री जो वर्ड है, जैसे पीपल हो गया, पीपल में भी कहीं भी एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन पीपल प्लूरल ही है क्योंकि उसका मतलब लोग होता है। उसी तरह से जेंट्री का मतलब सम्मानित लोग है, बड़े लोग हैं। तो जेंट्री जो वर्ड है ये भी हमेशा प्लूरल ही रहता है। तो यहाँ पे आपको इज नहीं बल्कि आर का यूज करना था। तो आपको यहाँ से इज को हटाना है और उसके जगह पे आर का यूज करना है। जेंट्री जो वर्ड है ये हमेशा ही प्लूरल होता है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू स्टेशन। ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू स्टेशन। अक्सर देखिए यहाँ पे ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ का यूज करके सेंटेंस दिया जाता है। ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ। ईदर ऑफ का मतलब क्या है कि या तो ये या तो वो, यानी कि दोनों में से कोई एक। ईदर ऑफ का मतलब या तो ये या तो वो। यहाँ पे दो सड़क की बात हो रही है, ईदर ऑफ द रोड्स, यानी कि दोनों में से कोई एक सड़क लीड टू स्टेशन, स्टेशन की ओर जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भले ईदर ऑफ के साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल ही होगा। ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल रहेगा, लेकिन इसके साथ जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि ये कुल मिला के ईदर ऑफ द रोड्स ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। जब भी ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ का यूज हुआ रहेगा तो वहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो देखिए इसमें लीड है, इसमें आपको एस ऐड कर देना है। यहाँ पे लीड के जगह पे क्या होना चाहिए, लीड्स होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो आपको याद रखना है कि ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ आने पर वर्ब को सिंगुलर ही रखना है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। कालिदास संस्कृत के सबसे महान कवियों में से एक थे। तो कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव का यहाँ पे एरर है। एडजेक्टिव इसमें यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब आपको पढ़ाया जाता है उसमें वन ऑफ द का भी यूज बताया जाता है। वन ऑफ द के साथ जो एडजेक्टिव आता है, जैसे यहाँ पे है ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। वन ऑफ का अगर यूज हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप देखेंगे जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स यानी कि सबसे महान कवियों में से एक, कवियों में से, तो यहाँ पे पोएट नहीं बल्कि पोएट्स होना चाहिए था। तो आपको याद रखना है कि जब भी वन ऑफ का यूज हुआ रहेगा तो एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे पोएट नहीं बल्कि पोएट्स होना चाहिए था। तो आप याद रखेंगे कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, शी रिसेंबल्स टू हर सिस्टर। शी रिसेंबल्स टू हर सिस्टर यानी कि वह अपनी बहन की हम शक्ल है, वह अपनी बहन जैसी दिखती है।
रिसेंबल का मतलब एक समान दिखना, टू लुक लाइक होता है, तो वह अपनी बहन जैसी दिखती है, ये इसमें कहने का मतलब है। और रिसेंबल एक ऐसा वर्ब है, रिसेंबल ये कैसा वर्ब है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। रिसेंबल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो रिसेंबल के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। आपको याद रखना है कि रिसेंबल एक ट्रांजिटिव वर्ब है और प्रेपोजिशन किस वर्ब के साथ आता है, केवल इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव है तो उस वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। तो यहाँ पे रिसेंबल के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं रहेगा, आपको केवल टू को हटा देना है। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, शी रिसेंबल्स हर सिस्टर। रिसेंबल के साथ आपको कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज़ करना है। यहाँ पे टू करके आ सकता है या फिर विद लिख के आ सकता है, तो आपको प्रेपोजिशन को पूरी तरह से हटा देना है रिसेंबल के बाद। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जो कि है द गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन। द गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन, यानी कि सोना लोहे से ज़्यादा भारी धातु है। द गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन। अब इस सेंटेंस में भी आपको कोई एरर नज़र नहीं आ रहा होगा, बट इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आर्टिकल का एरर है। इस सेंटेंस में आर्टिकल का एरर है, जो आपको ए, एन और द, इसका यूज़ आप बहुत ही अच्छे से आपको बताया गया है। आप प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो आपको ए, एन और द तीनों का यूज़, और कहाँ पे ये यूज़ नहीं होता है, कहाँ पे हम द का यूज़ कभी नहीं करते हैं, ये भी आपको बताया गया है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें द नहीं होना चाहिए, गोल्ड के पहले कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा। और ऐसा क्यों होगा, जितने भी मटीरियल नाउन होते हैं, गोल्ड क्या है, एक मटीरियल नाउन है जिससे हम कोई और चीज़ें बना सकते हैं। मटीरियल नाउन क्या होता है, जिससे हम कोई और एक चीज़ बना सकते हैं, उसको मटीरियल नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड क्या है, मटीरियल नाउन है, और ये रूल हमारा है कि मटीरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गोल्ड के पहले से आपको द को हटा देना है। हाँ, अगर वो इसको स्पेसिफिक बनाया गया है, स्पेसिफिक अगर वो है, तब उसके पहले आप द लगा सकते हैं। जैसे कहना हो कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज़ प्योर। अब यहाँ पे केवल उस अंगूठी में जो सोना लगा है, जो सोना है उस अंगूठी का, उसके बारे में बात हुई, केवल उस अंगूठी के सोने की बात हुई है, तो इसलिए यहाँ पे द गोल्ड किया जा सकता है। द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ प्योर। तो ऐसे सिचुएशन में आप इसके पहले द का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए, कोई स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे सोने की बात हो रही है, सोना धातु की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन। जैसे देखिए, आयरन के पहले भी यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आया है, तो उसी तरह से गोल्ड के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जो कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, यानी कि जब हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं दो चीज़ों में, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमेशा समान चीज़ों में कंपैरिजन होना चाहिए। कंपैरिजन हमेशा समान चीज़ों में होना चाहिए, यानी कि अगर किसी के बालों का कंपैरिजन हो रहा है तो किसी के बालों से ही होना चाहिए, ये नहीं कि उसका कंपैरिजन गाय के पूंछ से कर दें। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि किसी का जो कंपैरिजन है वो समान चीज़ों में होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, कंपैरिजन किस में हुआ, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया के क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है किससे, केवल इंग्लैंड से हो रहा है। इंग्लैंड के क्लाइमेट से होना चाहिए, बट यहाँ पे इसका कंपैरिजन पूरे इंग्लैंड से ही हो रहा है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे, इसमें आपको देन के बाद एक प्रोनाउन का यूज़ करना होगा। क्लाइमेट के लिए आपको एक प्रोनाउन का यूज़ करना होगा। या तो आप करें कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड, लेकिन एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन को दो बार नहीं लिखते हैं, बल्कि दूसरी बार क्या करते हैं, उसके जगह पे एक प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लाइमेट के लिए एक प्रोनाउन का यूज़ करना होगा। यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ है, तो क्लाइमेट के लिए आप यूज़ क्या कर सकते हैं, दैट, क्योंकि क्लाइमेट सिंगुलर है तो इसके लिए आप दैट का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ऑफ लगा हुआ है तो दैट ऑफ यहाँ पे लगा देंगे। तो अब ये करेक्ट सेंटेंस हुआ कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉटर दैन दैट ऑफ इंग्लैंड। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉटर दैन दैट ऑफ इंग्लैंड।
और इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे जो नाउन है वो प्लूरल है, अगर प्लूरल नाउन होगा तो यहाँ पे दैट ऑफ के जगह पे दोज ऑफ का यूज करना है। जैसे द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन द रोड्स ऑफ लखनऊ। तो यहाँ पे द रोड्स दोनों बार नहीं होना चाहिए था, तो इसके लिए आपको एक प्रोनाउन का यूज करना होगा। द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ लखनऊ होना चाहिए, दोज ऑफ होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि रोड्स क्या है, प्लूरल है। तो जब प्लूरल रहेगा तो दोज ऑफ का यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन होगा तो दैट ऑफ का यूज करेंगे। यहाँ पे क्लाइमेट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे दैट ऑफ का यूज हो गया है। अगर हम सेंटेंस को केवल ऐसे कर देते हैं कि द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन लखनऊ, दिल्ली की सड़कें लखनऊ से चौड़ी हैं, तो दिल्ली की सड़कें पूरे लखनऊ से चौड़ी हैं, ये यहाँ पे बात हो रही है। तो कहीं की भी सड़क पूरे एक डिस्ट्रिक्ट से चौड़ी नहीं हो सकती है, तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट होगा। तो क्या होना चाहिए कि द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ लखनऊ, ऐसा होना चाहिए। तो आई होप ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब इसमें भी आपको नाउन का एरर मिलेगा। यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स है, और फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है फिजिक्स। ये इसके मीनिंग में यहाँ पे लास्ट में एस आया हुआ है, इसके मीनिंग में यहाँ पे लास्ट में एस है। ऐसा नहीं कि इसको एस लगा कि इसको प्लूरल बनाया गया है। जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, या फिर सिविक्स हो गया, तो ये सभी एक सब्जेक्ट हैं। इनके साथ आपको आर लगा के क्वेश्चन दिया जाएगा। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इन सब चीज़ों में। या फिर न्यूज़ हो गया, न्यूज़, तो न्यूज़ के भी लास्ट में एस है, लेकिन वो तो उसका मीनिंग है, NEWS उसका स्पेलिंग ही है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे आर नहीं बल्कि इज होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स सिंगुलर है, तो इसमें आपको आर के जगह पे इज का यूज करना होगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज मोर ब्रेवर देन वी एक्सपेक्टेड। ही इज मोर ब्रेवर देन वी एक्सपेक्टेड, यानी कि जितना मुझे उम्मीद थी, जितना हमें उम्मीद थी, वो उससे कहीं ज़्यादा बहादुर है। ही इज मोर ब्रेवर देन वी एक्सपेक्टेड। अब इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव का एरर है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो आपने पढ़ा होगा, उसका रूल होता है कि आप एक ही नाउन के लिए दो डिग्रियाँ, एक ही एडजेक्टिव की दो डिग्रियाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक ही एडजेक्टिव के लिए दो डिग्रियाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए इसके पहले मोर भी लगा है और इसमें ER भी लगा है। इसमें मोर भी आया, इसमें ER भी आया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसमें आप द मोस्ट का भी यूज़ कर दें फिर EST भी लगा दें। इसका रूल क्या होता है, जब किसी एडजेक्टिव का जो सिलेबल है वो एक ही रहता है, किसी एडजेक्टिव में केवल एक ही सिलेबल होता है, तो आप उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें ER ऐड करते हैं। जैसे ब्रेव, तो ब्रेव का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, ब्रेवर। इसके पहले हम मोर का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल मोर को हटा देना है। इसमें मोर और ER दोनों लगा हुआ है, और ऐसा नहीं कि आप केवल इसमें से ER को हटा दें, मोर ब्रेव कर दें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रेव का कंपैरेटिव ब्रेवर ही होता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से मोर को हटा देंगे। मोर हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, ही इज़ ब्रेवर देन वी एक्सपेक्टेड। ये करेक्ट सेंटेंस होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ही एंजॉयड इन द पार्टी। ही एंजॉयड इन द पार्टी। अब देखिए एंजॉयड इन द पार्टी, उसने एंजॉय किया पार्टी में, तो सेंटेंस देखने में तो करेक्ट लग रहा है कि उसने पार्टी में एंजॉय किया, लेकिन एंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है। एंजॉय कैसा वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। किसी चीज़ को एंजॉय किया जाता है, किसी चीज़ में ने एंजॉय किया जाता है। तो पार्टी को एंजॉय किया, पार्टी में एंजॉय नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ही एंजॉयड द पार्टी। एंजॉय के साथ आपको कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाना है, क्योंकि एंजॉय क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। तो आपको इसमें से इन को हटा देना है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा, ही एंजॉयड द पार्टी। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स आर वेरी स्वीट। द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स, यानी कि उन फूलों की सुगंध, आर वेरी स्वीट, बहुत ही मीठी है। द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स आर वेरी स्वीट। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे फ्लावर्स आया हुआ है और फ्लावर्स के साथ आर का यूज़ हुआ है। फ्लावर्स के साथ आर का यूज़ हुआ है, तो आपको ये करेक्ट लगेगा। लेकिन इसका रूल क्या है, देखिए जब भी स्मेल, इसमें क्या है, स्मेल भी एक नाउन है। स्मेल क्या है, ये भी एक नाउन है, और फ्लावर्स क्या है, ये भी एक नाउन है।
तो इसका रूल क्या है कि जब भी दो नाउन के बीच में एक प्रेपोजिशन आता है, ऑफ यहाँ पे क्या है, एक प्रेपोजिशन है, तो जब भी दो नाउन के बीच में एक प्रेपोजिशन आया हो तो इसमें जो हम वर्ब का यूज करते हैं वो प्रेपोजिशन के पहले आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग करते हैं। आप ध्यान देंगे, जब भी दो नाउन के बीच में एक प्रेपोजिशन आया हो तो वर्ब का यूज हम करेंगे प्रेपोजिशन के पहले आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग। अब ऑफ के पहले इसमें स्मेल आया है जो कि सिंगुलर है, स्मेल यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे आर नहीं बल्कि इज होना चाहिए। आर के जगह पे इज होना चाहिए। आपको फ्लावर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नहीं लगाना है, बल्कि प्रेपोजिशन के पहले जो आया हुआ है नाउन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज करना है, और स्मेल यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए इज हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स इज वेरी स्वीट। अब जैसे द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी हार्ड वर्किंग, द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे द पीपल ऑफ इंडिया के साथ आर लगा हुआ है और आर के पहले क्या आया, इंडिया, इंडिया तो सिंगुलर है, लेकिन इसमें ऑफ के पहले क्या आया, पीपल, पीपल प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज होगा, इज का यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस हमारा, ही प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क, ही प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, जिसमें प्रीफर या फिर प्रीफरेबल दोनों में से कोई भी आ सकता है, प्रीफर या फिर प्रीफरेबल। तो जब भी प्रीफर का यूज होता है तो पहली बात तो प्रीफर के साथ हम कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करते हैं। पहले तो ये याद रखना कि मोर प्रीफर ऐसा नहीं हो सकता है, या फिर प्रीफरर इस तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रीफर अपने आप में एक कंपैरेटिव है। ही प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क, इसमें कहने का मतलब क्या है कि वह दूध से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता है, वह दूध से अधिक कॉफ़ी पसंद करता है। और इसका रूल क्या है कि जब भी आप प्रीफर का यूज़ करते हैं, कहीं भी आपको प्रीफर या फिर प्रेफरेबल मिल जाए तो उसके बाद आप देन का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि टू का यूज़ करेंगे। प्रीफर या फिर प्रेफरेबल के साथ देन नहीं आएगा बल्कि टू आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम देन के जगह पे टू का यूज़ कर देंगे, ही प्रीफर्स कॉफ़ी टू मिल्क, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आपको ये 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताए हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपने इतना समझ लिया होगा अच्छे से तो आपको 4 में से 2 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजिली सॉल्व आप कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।